नमस्कार, आपका हमारे पॉडकास्ट इन ट्यून विद श्री जेजेटीयू में बहुत बहुत स्वागत है। श्रोताओं, भारतीय गणतंत्र के 75 साल पूरे हो गए हैं और 26 जनवरी 2025 को हम 76वां गणतंत्र दिवस मना रहे हैं। इस अवसर पर आज हमारे साथ एक विशेष मेहमान हैं हरेंद्र प्रताप। श्री प्रताप को लोकतंत्र के 3 स्तंभ का प्रत्यक्ष अनुभव है, जबकि 1 स्तंभ का अप्रत्यक्ष अनुभव है। आइए गणतंत्र दिवस पर इनसे बातचीत करते हैं एक बहुत ही खास विषय पर, जो है गणतंत्र के रखवाले। सबसे पहले हरेंद्र प्रताप जी, आपका हमारे पॉडकास्ट में बहुत बहुत स्वागत। नमस्कार। और मंजरी जी, आपके बहाने श्रोताओं को भी नमस्कार। और आज का जो विषय आपने रखा है बहुत ही दिलचस्प और रोचक है, और खास करके युवाओं को प्रेरणा देने वाला है। चूँकि युवा जब भी गणतंत्र दिवस हो या स्वतंत्रता दिवस हो या किसी भी शहीद की जयंती हो या पुण्यतिथि हो, तो इन सब दिवस पर युवा जो है, युवा मन जो है, वो रोमांचित हो जाता है। और नई पीढ़ी को ये जो दिवस है, ये अपने आप में एक अच्छी प्रेरणा देते रहते हैं। प्रताप जी, आपका क्या मानना है, जो गणतंत्र को मजबूत बनाए रखने में किन लोगों की प्रमुख भूमिका है? आप क्या मानते हैं? देखिए, जब देश आजाद हुआ 15 अगस्त 1947 को, तो उससे पहले लक्ष्य था युवाओं का, हर फील्ड के लोगों का, भारतीयों का, कि देश को आजाद कराया जाए। और आजादी मिलने के बाद 26 जनवरी 1950 को जब हमारा देश एक रिपब्लिक बना, एक लोक गणतंत्र बना, तो फिर उद्देश्य था कि देश का विकास हर क्षेत्र में कितनी तेजी से की जाए। मेरा मानना है कि जिन लोगों ने विकास के विभिन्न क्षेत्रों में एक महत्वपूर्ण योगदान दिया, वो वास्तव में आज की तारीख में प्रशंसा के पात्र हैं। और मैं ध्यान दिलाना चाहूंगा आपके माध्यम से श्रोताओं का कि देश में आजादी के बाद भी कई क्रांतियां हुई, लेकिन ये क्रांति और आजादी से पहले की जो क्रांति थी उसमें एक फर्क था। आजादी के पहले की जो क्रांति थी उसमें बहुत सारे अनगिनत भारतीयों का, युवाओं का रक्त बहा। ये आजादी बहुत भारी कीमत चुकाने के बाद हमें मिली है। लेकिन आजादी के बाद जो क्रांति हुई उसमें कोई रक्त तो नहीं बहा, लेकिन पसीने बहुत बहे। चाहे वो किसान हो, चाहे वो वैज्ञानिक हो, चाहे हमारे सीमा पर रक्षक हो, चाहे देश के अंदर कानून व्यवस्था को कायम रखने वाले जवान हो, हर क्षेत्र के लोग, चाहे विद्यार्थी हो, हर क्षेत्र के लोगों ने पसीने बहुत बहाए। और जिसका परिणाम है कि आज हम देश को दुनिया में एक तीसरी आर्थिक शक्ति को ले जाने की ओर अग्रसर हैं। 5वें स्थान पे हम आ चुके हैं और बहुत तेजी से हम इस ओर आगे बढ़ा रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि कोई व्यक्ति विशेष का मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, लेकिन जिन लोगों ने विकास को लेकर के क्रांतियां की, चाहे वो हरित क्रांति हो, चाहे श्वेत क्रांति हो, या फिर बाद में ब्लू रिवॉल्यूशन हो, यहाँ तक कि अभी तक जो हनी रिवॉल्यूशन है, और इस समय जो देश में एक उद्यम का वातावरण चल रहा है जिसको हम उद्यम क्रांति भी कह सकते हैं, तो इन सब क्षेत्रों में जो लोग लगे हुए हैं उनका बहुत बड़ा योगदान। मतलब कि जो क्रांतिकारी हैं वही लोकतंत्र कह ले हम या गणतंत्र कह ले, इनको मजबूत बनाने वाले स्तंभ हैं। मैं सही कह रही हूँ? हाँ, बिल्कुल, बहुत हद तक आप सही कर रही हो। और क्रांति एक्चुअली एक ऐसा शब्द है जो एक अंदर की जो भावना होती है, हमारे दिल में जो एक जोश होता है, जो एक रक्त बहता है, और जिसके कारण हमारा जो मन है, एक युवा शक्ति का संचार होता है। और कहते हैं कि युवाओं के अंदर देश को बदलने की क्षमता होती है। देश को बदलने का मतलब है कि देश को आगे ले जाने की, विकसित करने की क्षमता होती है। तो सचमुच में क्रांति है। और मेरा मानना है कि कई सुप्त क्रांति होती है, कई अंतर क्रांति होती है। कई ऐसे लोग हैं जो बिना किसी मीडिया के प्रचार प्रसार में आए बिना अपने अपने काम में लगे रहते हैं, तो उनकी भी क्रांति है। जैसे उदाहरण के लिए मैं कहूंगा कि अभी स्वच्छता को लेकर के माननीय प्रधानमंत्री के नेतृत्व में बहुत सारा अभियान चलाया गया। तो मेरा मानना है कि घर में यदि कोई पोछा लगाता है, सफाई करता है, या फिर सड़क को साफ रखता है, या फिर दफ्तर को साफ रखता है, वो सुबह सूर्य कि किरण फूटने से पहले भी लोग अपने अपने काम में लग जाते हैं। तो वो जो छोटे छोटे लोग हैं, कहने को तो छोटे हैं, लेकिन वो भी एक क्रांति कर रहे हैं। वो भी देश को, अपने परिवार को, अपने घर को साफ रख रहे हैं। तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, इनका भी बहुत बड़ा रोल। भारतीय गणतंत्र के 75 साल हो रहे हैं। इस अवधि में भारत ने क्या खोया और क्या पाया? बहुत अच्छा सवाल है आपका। और मैं चूंकि बेबाक बोलता हूँ तो मैं बहुत खुल के बोल सकता हूँ कि सबसे पहले मैं कहूंगा कि खोया कि नहीं। और मैं चाहती हूँ कि आप खुद सरकार के एक बहुत प्रमुख अंग को रिप्रेजेंट करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, ऐसा है कि सरकारें अलग अलग समय में
अपनी अलग अलग भूमिका निभाती हैं। जैसे कि मैंने कहा कि देश की आज़ादी के बाद जो सरकार की प्राथमिकता थी कि देश में बुनियादी ढांचा तैयार करना और लोगों को रोजगार देना और आधारभूत संरचना का विकास करना, तो सरकार ने अपना काम किया और आज की तारीख में सरकार अब इस देश को 2047 के विजन पे ले जा रही है। भारत को एक विकसित राष्ट्र बनाने की ओर सरकार अग्रसर है। लेकिन सरकार, चाहे कोई भी सरकार हो, हर सरकार ईमानदारी से काम करती है, एक लक्ष्य को लेकर चलती है। उसके लिए हर भारतीय, चाहे वो सुदूर नॉर्थ ईस्ट में बैठा हुआ हो या जम्मू कश्मीर में बैठा हुआ हो या अंडमान निकोबार में बैठा हुआ है, एक एक भारतीय सरकार के लिए महत्वपूर्ण है। लेकिन सरकार में जो व्यवस्था होती है, सरकार के जो अंग होते हैं, उसमें जो लोग काम करते हैं, ये मैं ईमानदारी से स्वीकार करता हूँ कि कुछ लोग उसमें होते हैं कि जिनको जिस गति से काम करना चाहिए उस गति से वो नहीं कर पाते हैं। लेकिन अब समय बदल रहा है, अब जो डिजिटलाइजेशन आ गया है, तो इसकी वजह से सरकारी तंत्र में भी ईमानदारी, पारदर्शिता पहले से बढ़ी है और लोग अपने कर्तव्य की ओर अभिमुख हो रहे हैं। लेकिन मैं फिर पूरे एक देश को समग्र रूप में कहूंगा कि हमने क्या पाया है, क्या खोया है। तो हमने जो पाया है वो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि हमारी एकता, हमारी वैविध्य, जो हमारी संस्कृति है, हमारी जो विविधता है, वो हमारी संपत्ति, और उसमें जो एकता है वो उस हमारी, कह सकते हैं कि उस शरीर की आत्मा। तो हमने इन दोनों चीजों को मजबूत किया है। हमारी विविधता में जो एकता है वो और मजबूत हुई है। ये हमारी सबसे बड़ी पूंजी है। और दूसरा है कि सबका साथ सबका विकास, ये जो भावना है, ये सिर्फ एक नारा नहीं है, ये एक भावना है। और जो जाति धर्म से अलग हट करके एक एक भारतीय के मन में पैदा हो रहा है कि हम अकेले खुद की तरक्की नहीं करें, हम सिर्फ अपने परिवार की तरक्की नहीं करें, बल्कि हमारे पड़ोस में जो लोग हैं, जो लोग छूट रहे हैं, उनको भी थोड़ा सा सहारा दें ताकि वो भी आगे बढ़े। तो ये हमने एक बहुत अच्छी पूंजी पाई है। और तीसरी चीज है कि जो हमारी आबादी आज एक अच्छी हो गई है, तो ये भी आज की तारीख में एक स्किल पावर बन करके विश्व में भारत को आगे ले जाने में सक्षम है। तो ये सब चीजें हमने पाई है। और साइंस के फील्ड में, विज्ञान के क्षेत्र में मेक इन इंडिया के बहाने हम लोग बहुत आगे बढ़े हैं और आत्मनिर्भर बन रहे हैं, बड़ी तेजी से बन रहे हैं। इसलिए मेरा मानना है कि भारत को जो विकसित राष्ट्र बनाना है, ये जो हम पाए हैं, इन्हीं की बदौलत हो सकता है। लेकिन हम खोए क्या है? खोए हैं, मुझे स्वीकार करने में कोई दिक्कत नहीं है कि हम कुछ चीजों को, खास करके भारत एक जमाने में विश्व का गुरु था। तो गुरु किस चीजों की वजह से था? संस्कृति और अध्यात्म और हमारे संस्कार। हमारे अंदर जो एक जहन में रहता है, बड़ों को प्रतिष्ठा देना या कमजोर को सहारा देना। तो संस्कार में कहीं ना कहीं ये जो जमाना भी आया है सोशल मीडिया का, और लोग को मैं देखता हूँ, खासकर मैं तो देखकर हैरान हो जाता हूँ कि 6 महीने का शिशु भी जो है वो बिना मोबाइल के नहीं रह सकता। युवाओं को मैं क्या दोष दूंगा? तो मेरा ये मानना है कि कहीं ना कहीं ये जो डिजिटल और मशीनीकरण का जो युग है, इसने हमें आत्म केंद्रित बनाया है। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ, सेल्फी हम क्यों लेना चाहते हैं? देखिए, सेल्फी हम यदि पूरे समाज का लें, पूरे भारत का लें, क्यों नहीं हम सोचते हैं कि हम पूरे देश की सेल्फी लें? तो जिस दिन हमारे अंदर ये हो जाएगा कि हम पूरे देश की सेल्फी लें, तो उस दिन हमारा देश जो है विकसित हो जाएगा। लेकिन हम सिर्फ सेल्फी अपनी लेंगे या अपने 2-4 भाई बहन की लेंगे या अपने बॉयफ्रेंड या गर्लफ्रेंड की लेंगे, तो वो सेल्फी सिर्फ आत्म प्रशंसा के लायक रह जाएगा। तो ये जो चीजें हमने खोई है, ये इन चीजों को, आज की संस्कृति को सोचने की जरूरत है और भारत को फिर से अपनी संस्कृति को, अपनी जड़ों को मजबूत करने की जरूरत है। तो दोस्तों, हमने जो पाया वो हमारी एकता है, लेकिन जो हमने खो दिया, जिस संस्कार की बात अभी हरेंद्र प्रताप जी कह रहे थे, इसकी ओर ध्यान देने की बहुत जरूरत है। नहीं तो जो ये आत्म केंद्रित होने का एक जो कॉन्सेप्ट बढ़ते आ रहा है कि हम बस स्वयं को ही देख रहे हैं, स्वयं में ही जी रहे हैं, तो हमें स्वयं से बाहर आने की जरूरत है, ताकि हम अपने साथ साथ अपने समाज का, अपने गाँव का, अपने प्रदेश का और उसके साथ साथ इस पूरे भारत देश का विकास कर सके। हरेंद्र जी, कहीं भी कोई वस्तु बचता है तो उसके पीछे एक बहुत बड़ी चीज होती है, वो होते हैं उसके रक्षक। तो हमारा जो गणतंत्र है यह 75 साल का हो गया है। आप क्या मानते हैं कि इस गणतंत्र के रखवाले कौन है? बहुत अच्छा सवाल है। और कई बार लोगों को इस विषय पर गलतफहमी भी हो जाती है कि हमारे रखवाले जो है बहुत सीमित हैं। देखिए, मैंने अभी थोड़ी देर पहले भी कहा आपको कि जैसे सफाई कर्मचारी लोगों का भी मैंने ध्यान दिलाया। विशुद्ध रूप से रखवाले, सबसे बड़े रखवाले हमारे सीमा पे तैनात हमारे जवान हैं, और उनके बाद जो
देश के अंदर जो कानून व्यवस्था का पालन करवाने वाले जो जवान हैं, और देश के अंदर भी जो कुछ असामाजिक तत्व है या फिर आतंकवाद कभी कभी सिर उठाने की कोशिश करता है, तो उसको लेकर के जो जवान दिन रात मुस्तैद रहते हैं, तैनात रहते हैं, और हमारे सिर्फ वीवीआईपी ही नहीं पूरी जनता की सुरक्षा में लगे रहते हैं। जैसे अभी महाकुंभ है, तो महाकुंभ में भी आम जनता की सुरक्षा में लगे हुए हैं। तो ये सब के सब रखवाले हैं, लेकिन रखवाले का जो क्षेत्र है बहुत व्यापक है। रखवाले हमारे किसान भी हैं। आप ये सोचिए कि किसान यदि उस तरह से मेहनत नहीं करें आज भी, और वो भी बिल्कुल शहरीकरण की ओर दौड़ जाए, या उनको लगे कि क्या मैं खेती कर रहा हूँ, क्यों नहीं मैं भी जो है कहीं जाकर अफसर बन जाऊं या कोई और धंधे में लग जाऊं, तो हमारे रखवाले किसान भी हैं, हमारे रखवाले जवान भी हैं, हमारे रखवाले युवा भी हैं, हमारे रखवाले वो बच्चे भी हैं जो एक अच्छे भारत का सपना देख रहे हैं। हरेंद्र जी, इन रखवालों की क्या भूमिका है? आप क्या मानते हैं? जैसे आपने कहा कि एक किसान और एक जो बच्चा है जो एकदम हाशिए पे है, कई बार हम इन्हें नजरअंदाज कर देते हैं, बच्चों को तो विशेषकर। अभी हम कहते हैं कि युवाओं के पास अपार शक्ति है, वो बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन कई बार इनको नजरअंदाज किया जाता है। ऐसे में जिन रखवालों की चर्चा आपने, आपके अनुसार इनकी भूमिका गणतंत्र के लिए क्या? गणतंत्र को मजबूत रखने में, और मैं तो कहूंगा कि गणतंत्र को जीवित रखने में, गणतंत्र को संबल प्रदान करने में, और एक और नई ऊंचाई तक भारत को ले जाने में युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि चाहे युवा किसी भी क्षेत्र में है, उसके अंदर एक क्रांति लाने का जज्बा होता है। अभी मैं कल ही परसों देख रहा था कि एनसीसी के कुछ कैडेट्स वो लगे हुए थे भीड़ को नियंत्रित करने में। तो ये जो हमारे युवा है, चाहे वो एनसीसी के कैडेट्स हो या स्काउट हो या एनएसएस में हो या किसी भी क्षेत्र में हो, इवन आप एक सरकारी क्षेत्र में देख लीजिए या निजी क्षेत्र में देख लीजिए, एक जो युवा आता है काम करने के लिए, तो जिस एनर्जी के साथ, जिस अच्छे सोच के साथ वो काम करता है, तो उसकी बहुत बड़ी भूमिका है, और उससे हमारा गणतंत्र मजबूत होता है। और युवाओं के साथ एक सबसे बड़ी खास बात क्या है कि युवा जात पात धर्म और छोटी छोटी चीजों से, छोटे छोटे स्वार्थ से वो परे होता है, और उसके अंदर एक जो बहुत विलक्षण प्रतिभा होती है कि वो अंदर से बुनियादी तौर पर ईमानदार होता है। तो बाद में दुनिया उसको, समाज के कुछ लोग उसको भटकाने में लगे रहते हैं, लेकिन वो युवा अपने प्रति, अपने देश के प्रति सजग रहता है। तो इन युवाओं से इनकी जो एक, इनके अंदर जो चेतनता है और एक निरंतरता है, और इनके अंदर एक इनोवेशन की जो कैपेसिटी है, कुछ कुछ नया नया करने की, सोचने की, आज चाहे सॉफ्टवेयर का क्षेत्र हो या हार्डवेयर का क्षेत्र हो, ये जो युवा सोचते रहते हैं, तो इससे हमारा गणतंत्र मजबूत होता है। और मेरा मानना है कि विभिन्न क्षेत्रों में जैसे जैसे युवाओं को लीडरशिप मिलेगी, उनको नेतृत्व दिया जाएगा, उनको जिम्मेदारी दी जाएगी, तो वो देश को और आगे बढ़ाएंगे और गणतंत्र को मजबूत करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आप मिस्टर सिंह। अभी हम गणतंत्र की 75वीं जो है वर्षगांठ वो मना रहे हैं, और आज से ठीक 25 वर्ष बाद हम 2050 में भारतीय गणतंत्र का 100वां दिवस मना रहे हैं। आपको क्या लगता है अभी से 25 साल बाद भारत का गणतंत्र कैसा होगा? बहुत अच्छा सवाल है, और मैं कभी कभी खुद भी इमेजिन करता हूँ, सोचता हूँ कि उस समय भारत कैसा होगा। तो मैं भी ये मानता हूँ, और मेरा ये मानना है कि 2050 तक तो बिल्कुल भारत एक विकसित राष्ट्र में तब्दील हो जाएगा, बदल जाएगा, और जिसमें युवाओं का बहुत बड़ा योगदान होगा, हमारे वैज्ञानिकों का बहुत बड़ा योगदान होगा, हमारे श्रमिक भाइयों का बहुत बड़ा योगदान होगा, हमारे किसानों का बहुत बड़ा योगदान होगा, हमारे उन मार्गदर्शकों का योगदान होगा कि जो विभिन्न विभिन्न क्षेत्र में मार्गदर्शन दे रहे हैं। तो मेरा ये मानना है कि भारत विकसित हो जाएगा। लेकिन मैं इस आपके सवाल के साथ साथ आप सबको, श्रोताओं को सचेत करना चाहता हूं कि गति को बढ़ाइए, लेकिन गति बढ़ाते समय होश भी कायम रखिए, और वो जो एक भारतीयता है, जो मूल्य है, भारतीय मूल्य को भी यदि लेकर के हम आगे बढ़ते हैं, तो 2050 में मेरा ये मानना है कि भारत फिर से, जो सदियों पहले विश्व गुरु था, तो भारत फिर से विश्व गुरु बन जाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद हरेंद्र जी। हमें भी पूरी आशा है कि हमारे युवाओं की मेहनत, हमारे किसान भाइयों के मेहनत से, और हमारे श्रमिकों के मेहनत से, और हमारे देश के रखवालों की मेहनत से, जब हम गणतंत्र की 100वीं जयंती मना रहे होंगे, तब हमारा देश एक बार पुनः विश्व गुरु बन जाएगा। आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, और मैं श्रोताओं का भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि वो अब तक हमारे साथ बने थे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका हरेंद्र। मंजरी जी, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद, और आपके बहाने सारे श्रोताओं को भी बहुत बहुत धन्यवाद, और गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं। नमस्कार। गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं मेरे दोस्तों। जय हिंद।